इलेक्शन कमीशन हमारे देश में काम करने लगा। हमने सोचा था हम 1951 1950 एंड ऑनवर्ड्स बहुत ही जल्दी देश के अंदर चुनाव संपन्न कर देंगे और हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार होगी। काश ऐसा हो पाता। इतना हो पाना इतना आसान भी नहीं था। ये बहुत मुश्किल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत ही जिम्मेवारी भरा काम था। देश के अंदर चुनाव कराए जाने थे। चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी तैयारियां होनी थी। उस वक्त जो देश की पॉपुलेशन थी करीब करीब 17 करोड़ के लगभग देश की जनसंख्या थी और इस पूरी जनसंख्या के लिए एक पूरे भारत को निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन करना वो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के साथ थी। इसी के साथ सभी को वोट देने का एक अधिकार, एक एलिजिबल वोटर को ये देना था और कितने वोटर्स होंगे ये अपने आप में निश्चित करना। जब एक वोटिंग लिस्ट तैयार हुई उस टाइम में तो देखा गया, इलेक्शन कमीशन ने अपने आप में ऑब्जर्व किया कि इसमें काफी सारी खामियां थी वोटिंग लिस्ट में। औरतें 5 लाख के लगभग ऐसी महिलाएं थी जिनको फलां की बीवी और फलां की बेटी के नाम से दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस तरह से चुनाव नहीं करा सकता कि जिनको वोट डालने का अधिकार दिया उनके हस्बैंड का नाम नहीं है या फादर का नाम नहीं है, तो अपने आप में हो सकता है ये बोगस वोट बन जाएं। इन चीजों को ध्यान में रखते इलेक्शन कमीशन ने ये प्रविष्टियां वापस लौटा दी कि इनमें अगर जरूरी है तो इसको पूरे को रिवीजन कीजिए और डिलीट करने की आवश्यकता है तो इनको खत्म कीजिए और नए सिरे से आप पूरी वोटिंग मतदान के लिए जो वोटिंग लिस्ट है उसको तैयार कीजिए। हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन थी, जो एलिजिबल वोटर्स है, जिनको वोट डालने का अधिकार था बेटा, वो मात्र 15% ही लोग पढ़े लिखे थे। तो इस तरह की कंडीशन में जहाँ की जनसंख्या 15-16 करोड़ के लगभग हो और वोट डालने वाले को वोट का अधिकार तो दे दिया गया लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है और वहां आप एक प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्शन चुनाव कराना चाहते हो। पूरे विश्व में ऐसा कहीं पर नहीं हुआ। इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल के ऊपर इलेक्शन कराना अपने आप में एक असंभव सा लगता प्रतीत होता था। और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू जो सपना देख रहे हैं वो इस सपने को अपने सामने ही असफल होते हुए देखेंगे। ये संभव नहीं है। अनपढ़ जहां पर इतनी पॉपुलेशन, जहां पर 15% लोग ही लिटरेट हो, ठीक है ना, पढ़े लिखे हो, और वहां पर आप डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हो। उस पीरियड में इनफैक्ट बहुत सारे देश थे जहां पर प्रजातंत्र तो था लेकिन वोट डालने का अधिकार सभी को बराबर रूप से नहीं मिला था। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो, लेकिन उस पीरियड में हमने एक सपना देखा और ये अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन ने 1951 के अक्टूबर से लेके, और इनफैक्ट हम इसको 1952 के इलेक्शन ही कहते हैं, फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे, और 1952 में क्योंकि ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें जो इलेक्शन हुआ ये 1952 में संपन्न हुआ। अपने आप में बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के सामने और बखूबी के साथ इलेक्शन कमीशन ने इस जिम्मेवारी को निभाया। तो ये चैलेंजेस थे, ये एक चुनौती थी लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना। और बहुत सारे अपने पूरे जो भारत की अगर बात करें तो हमने इसको कुल बात करें तो लगभग 489 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने बांटा हुआ। कितने में? 489। यानी कि इतने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आने थे, इतने निर्वाचन क्षेत्र, ये हम बात करें लोकसभा के लिए, और यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए। और हम बात करें तो 1952 के चुनाव की बात करें या फिर 1957 की बात करें, हर 5 साल बाद में चुनाव हुए ना, या फिर बात करें 1962 के चुनाव, ये अपने आप में जब कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर था, कांग्रेस का पूरे भारत देश के अंदर अगर जहां भी आप देखोगे, उत्तर से लेकर दक्षिण,
पूर्व से पश्चिम पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस का डंका एक किस्म से बजता था, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। कुछ जगह को छोड़ दें तो मैं आपको अगर दिखा पाऊं, जगह को छोड़ दें तो पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था। और ये भारत का मैप है 1962 से 67 में जो कांग्रेस का डोमिनेंस है, वर्चस्व है, आप देख सकते हो। ये जो शेडो दिखा रहे हैं आप येलोइश कलर का, ये पूरे भारत के अंदर अब कांग्रेस छाई हुई है देश के अंदर, ठीक है, देख पा रहे हो। छोड़कर ये ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है, उनका प्रभुत्व कहे या वो डोमिनेट कर रही थी वहां पर, या फिर बात करें केरल के अंदर जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने आप में, या फिर आप कहें कि पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये लेफ्ट फ्रंट है, कम्युनिस्ट पार्टी का ये हिस्सा है। जो आप रेडिश कलर देख रहे हो ये पूरा केरल का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है छोड़कर बाकी पूरे भारत के अंदर कांग्रेस छाई हुई थी। तो अपने आप में एक बड़ी कांग्रेस की कामयाबी, और कांग्रेस इन पूरे 3 चुनाव में लगातार 15 वर्षों तक बने रहना अपने आप में कुछ तो कांग्रेस ने किया होगा। क्या था, क्यों कांग्रेस को 1962, 57 और फिर 1952, 57 और 1962 क्यों इन लगातार 3 जो चुनाव हुए इनके अंदर लोकसभा के चुनाव में क्यों प्रभुत्व रहा। और यहाँ बात करें तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली की भी बात करें तो छोड़कर आप बात करो केरल की, जहां पर 1957 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पूरे भारत के अंदर बात करें तो कांग्रेस का वर्चस्व था, विधानसभा के अंदर भी। तो क्या ऐसे कारण थे, किस तरह से कांग्रेस की प्रकृति थी, क्यों कांग्रेस को लोग वोट देते थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला तो एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कांग्रेस ही थी। अब बात कर लेते केरल में कम्युनिस्ट की जीत। पहले 3 चुनाव में तो हमने बात किया कि कांग्रेस पूरे भारत के अंदर छाई हुई थी बेटा, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य था उस पीरियड में जो ट्रेवनकोर का क्षेत्र की बात करें, उस टाइम में उसको ट्रेवनकोर के नाम से जानते थे। वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने आप में जीत कर आई थी। वो एक क्षेत्रीय दल के रूप में वहां पे काम कर रहा था। और लोकसभा के जो चुनाव हैं उसके अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी और टोटल 489 सीटों में से 364 सीटों के ऊपर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा पूरे देश में। और जो सिंगल जो उसके बाद में आप देखिए 364 कहाँ एकदम आसमान को छू रहा है, और उसी के बाद में जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी और उसको मात्र 16 सीटें मिली। यानी कि 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर में, तो आप बात कर सकते हो कि दूसरी पार्टियों का क्या हाल रहा होगा। बात करें सोशलिस्ट पार्टी एक अपने आप में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और उसका भी देख लेते हैं। अगर उसको कांग्रेस ने एक कहें कि एक बेमिसाल एक नजीर पेश की है हमारे देश के सामने, किस तरह से वो अपने आप को पूरे देश के अंदर बना पाई। और हम सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी ने 10% जो है वोट्स पूरे देश में हासिल किए, और अगर सीटों की बात करें तो 3% से भी कम सीटें उनको मिली, ठीक है ना। कांग्रेस को 45% सीटों के 45% वोटर्स ने उसको वोट दिया। यहाँ पर 10% वोटर्स सोशलिस्ट पार्टी को दे रहे थे, 45% पूरे भारत में 45% वोट्स कांग्रेस को पड़े। और इस 45% वोट के साथ में ये अपने आप में 74% सीटें जीत कर आई। 45% वोट और सीटें मिली उसको 74%। 74% का मतलब जब मैं बात कर रहा हूं 364 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी, ये 489 का 74% बनता है। तो और अपने आप में कांग्रेस को कहें तो हर 4 सीट में से 3 सीटें पूरे देश के अंदर कांग्रेस के पास में थी।
तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की उस पीरियड में। आप सोचिए, हर 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास। कारण तो कुछ रहे होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में जो इसकी कारण हो सकता है सबसे बड़ा, कारणों में अगर हम गिनती करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो कांग्रेस ने जो संघर्ष किया, और अपोजिशन पार्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा अपोजिशन, विपक्षी दल भी नहीं थे, कोई बड़ा दल नहीं था। जो दल थे वो कांग्रेस, ये कहें कि कांग्रेस से ही निकले थे, उनकी जड़ें कांग्रेस में ही वो अपने आप को देखते थे, विचारधाराएं उनकी कांग्रेस से थी, कुछ मतभेद के साथ में वो अपना अलग से दल बना लेते हैं। केरल में कम्युनिस्टों की जीत हुई। हमने बात की कि केरल के अंदर जो विधानसभा के अगर इलेक्शंस को देखा जाए, बेटे हम थर्ड टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमने बात की कि चुनाव कमी जो आयोग था उसके सामने किस तरह की समस्याएं थी, किस तरह से उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसके पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में बात की, 1962, 57 और 1952, 57 और 1962 के चुनाव की बात की। अब हम बात करें कि पूरे भारत के अंदर जहां कांग्रेस का डंका बजता था, कांग्रेस अपने आप में छाई हुई थी, वही एक राज्य था, वो था केरल, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। और ये हम बात कर रहे हैं 1957 की बात कर रहे हैं। 1957 के अंदर कांग्रेस से भी अपने उस क्षेत्र में जो आगे निकली वो थी केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी, और इन्होंने 126 सीटें जो विधानसभा की सीटें थी उनमें से 60 सीटें ली अकेले अपने दम पे, जहां पर पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व था। और उस पीरियड में अपने आप में इनकी एक उपलब्धि है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी की। उस पीरियड में काफी मतलब इनका प्रभाव तो देखा जा सकता था। हम बात करें तो केरल की बात करें तो ये अपने आप में उन 126 सीटों में से 60 सीटें लेके और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ में आजाद उम्मीदवार जो किसी पार्टी से नहीं थे, उनके साथ में इन्होंने अपनी सरकार बनाई। हम बात करेंगे कांग्रेस की प्रभुत्व के प्रकृति के बारे में। कांग्रेस का प्रभुत्व किस तरह का था बेटा, क्यों वो इतना छाई हुई थी, क्यों इतने लगातार 3 चुनावों के अंदर, लोकसभा के चुनाव में वो जीतती रही, कुछ तो कारण होंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी बेटा जिसके अंदर शुरू में ऐसा था कि कांग्रेस के अंदर, चाहे बात करें आप अमीर लोगों की पार्टी कह सकते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों की पार्टी स्टार्टिंग में रही होगी, लेकिन अपने आप में वक्त के हिसाब से कांग्रेस ने बदलाव किया, और बदलाव का ही यह नतीजा रहा कि उन्होंने, चाहे बात करें गरीब लोग हों या फिर अलग अलग विचारधाराओं के लोग हों, अमीर लोग हों या फिर व्यापारिक हो, व्यापार से संबंधित हो, यानी कि एक अपने आप में इन्होंने अपने अंदर सब विचारधाराओं को संभालिया। विभिन्न तरह की विचारधाराओं के साथ में ये पार्टी है। इसी पार्टी के अंदर पार्टी कह सकते हो, यानी कि अपने पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें तो उस वक्त कांग्रेस में दिखाई देती थी। आंतरिक प्रजातंत्र था, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी थी। आप आज के दिन देखिए, किसी पार्टी में आप पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, उस प्लेटफॉर्म, पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो पार्टी से छुट्टी आपकी निश्चित है। लेकिन वो दौर था कांग्रेस का जब उन्होंने इस तरह की एक इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी के अंदर एक प्रजातंत्र मौजूद था, जिसमें एवरीबॉडी हैज द राइट टू स्पीक अगेंस्ट द पार्टी, दे कैन पुट अप द डिफरेंट आइडियोलॉजी, विभिन्न विचारधाराओं के साथ अलग अलग गुट बने हुए थे। कांग्रेस के अंदर गुट थे और सब गुट काम कर रहे थे, क्योंकि जो गुट थे अलग अलग, वो अपने आप में सोचते थे कि हाँ, उन गुटों का भी, जो विभिन्न गुट थे उनको खुद लगता था कि हमारा भी भविष्य कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं है। इसी के साथ जो कांग्रेस का प्रभुत्व का दूसरा भी एक पहलू हमको देखना चाहिए कि और भी विश्व के देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आए और जिन्होंने अपने यहाँ पर एक दिखावी नाटक किया, हो सकता है कि हम लोकतंत्र एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर किसी एक पार्टी का
हो सकता है, पीआरआई की बात करें मैक्सिको में, और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व था या किसी एक इंसान का प्रभुत्व था, लेकिन वो प्रभुत्व अपने आप में एक डेमोक्रेटिक व्यू से चुनकर नहीं आई थी। वो जो पार्टियां थी देश के अंदर प्रजातंत्र से चुन के नहीं आई थी, वहां पर या तो मिलिट्री शासन था या फिर एक इंसान ने अपनी तानाशाही के ताकत के जोर पर वहां पर शासन कर रहे थे। लेकिन भारत के अंदर कांग्रेस की प्रकृति अपने आप में एक कह सकते हो कि ये मतलब इन्होंने अपने प्रजातंत्र को जो विकसित किया और उस आधार पर इस तरह से इनका कांग्रेस का प्रभुत्व उस पीरियड में। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, मैं इसको बेटा ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें विभिन्न आइडियोलॉजी, विभिन्न विचारधाराओं के लोग इस पार्टी के अंदर अपने आप को देख पाते थे, अकोमोडेट कर पाते थे। किसी भी तरह की विचारधाराओं, कांग्रेस के अलग अलग गुट बने हुए थे और वो पार्टी के अंदर दूसरी विचारधारा के साथ में अपने आप को जिंदा देखते थे। तो ये भी एक कारण बना कांग्रेस के प्रभुत्व का उस पीरियड में। गुटों में तालमेल और सहनशीलता, विभिन्न गुट थे, ये स्वीकार किया कांग्रेस ने कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक तालमेल था और इसी का कारण रहा। आप सोचिए, दूसरी जो विपक्षी पार्टियां थी उनके पास कोई मुद्दा ही कांग्रेस नहीं छोड़ती थी, सब तरह की विचारधारा के लोग कांग्रेस में थे। तो दूसरी जो पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, उनके पास सोशलिस्ट पार्टी बात करती थी समता की, समानता की बात, सबके पास समान अधिकार हो, सब बराबर जो देश की जो रिसोर्सेज है बराबर उनके ऊपर सबका हक हो। और कांग्रेस के अंदर ऐसे बाद में ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को भी अपना लिया। तो विपक्षी पार्टियों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं रहा, कांग्रेस इतना अकोमोडेटिव हो गई, इतना मतलब गले से उन्होंने लगा लिया हर विचारधाराओं को। तो किसी पार्टी का नामो निशान, जैसा आप कह सकते हो, लोकतंत्र होते हुए उनके पक्ष में वोट बैंक नहीं था। विपक्षी पार्टियों का उद्भव के बारे में भी हम बात करना नहीं यहाँ पर भूलेंगे। विपक्षी पार्टियां थी, आजादी से पहले भी थी। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, ठीक है, वो कांग्रेस से अलग होके हुए, और 60-70 के दशक में तो और अपोजिशन पार्टी, चाहे आप बात करें जनसंघ की, जो आज के दिन आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो इनका अपने आप में एक उद्भव हुआ है और पार्टियां आई हैं। चुनाव में ये हिस्सा लेती थी, लेकिन उतना उनका वोट बैंक उनका नहीं था। उनकी विचारधारा को जो है पूरी को इन्होंने हाईजैक कर लिया था कांग्रेस ने, मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो किसी पार्टी के पास में कोई मुद्दा कांग्रेस ने नहीं छोड़ा और विपक्षी पार्टियां बनी, उन अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन उनको वोट नहीं मिला। विपक्षी पार्टियां जो बनी बाद में 60 और 70 के दशक में, वो सभी पार्टियां कांग्रेस से ही अलग होके, कांग्रेस के ही गुट बने अलग से। उन्होंने अपनी सेपरेट आइडियोलॉजी, जब कांग्रेस ने वक्त के हिसाब से अपने आप में जिनकी विभिन्न विचारधाराएं अलग थी कांग्रेस से, उनको जिनकी कांग्रेस से विचारधाराएं नहीं मिलती थी, वो अब इस पार्टी से अलग हो गए और फिर एक अलग से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो देश में काम किया। लेकिन प्रभुत्व का दौर था कांग्रेस का। तो आज आप इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीख पाए होंगे, आपने एक समझ विकसित कर ली होगी। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसी के साथ फिर एक नए टॉपिक मैं इजाजत चाहता हूं और नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। ये नहीं भूलिएगा 31 जुलाई को हमारी लाइव क्लास है 4 से 5 बजे। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।